स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। राजवीर किसी अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है और उसको एक फ़ोन आता है। जैसे ही उसको फ़ोन आता है तो वो अचानक से सहम के रह जाता है। अब कोई फ़ोन जो था वो एक फॉरेन नंबर का फ़ोन था, यानी कि विदेशी नंबर का फ़ोन था। और अब विदेशी नंबर के फ़ोन से कुछ लोग ये कोरिलेट कर रहे होंगे कि भाई कोई हफ्ता वसूली के लिए तो नहीं फ़ोन आ रहा, लेकिन ऐसा था नहीं। फ़ोन तो उनके किसी करीबी रिश्तेदार का था, बहुत ही करीबी रिश्तेदार का। अब करीबी रिश्तेदार का फ़ोन हो और उसको कोई देख के सन रह जाए, अरे कोई पैसे पूछे तो नहीं मांगने। अब भाई बाहर का जो रहने वाला रिश्तेदार है वो तो पैसे भेजते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। खैर मैं बात को खींचता नहीं हूँ। फ़ोन था राजवीर की मौसी का। अब भाई मौसी तो माँ जैसी होती है, उनका नंबर देख के तो खुश होना चाहिए था, लेकिन राजवीर को कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो उनकी मौसी के साथ जुड़ी हुई थी। शायद इसी वजह से वो इनका फ़ोन उठाने से पहले कतरा रहे थे। खैर ये डरते डराते फ़ोन को उठाते हैं और वही होता है जिसका डर था। इनकी मौसी कहती हैं कि वो बस जल्दी आ रही है इंडिया, तैयारी कर लो। वैसे तो इनको खुश होना चाहिए था, खुश तो थे, ऐसा नहीं था कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत थी अपनी मौसी से नफरत करते थे, मौसी से वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन मौसी का एक पास्ट था, एक ऐसा पास्ट था जिसकी वजह से इनको डर लगता था। अब ऐसा भी क्या उनका पास्ट था, क्योंकि राजवीर ही थे जिन्होंने इस चीज़ को गौर किया कि जब जब भी इनकी मौसी इनसे मिलने आती और उसके बाद जब वो वापस जाती तो इनके घर में या इनके बिल्कुल पास के रिश्तेदारों में कोई ना कोई मौत जरूर होती थी। अब ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कोइंसिडेंस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार कोइंसिडेंस होना, ऐसा भी क्या। तो अब ये खबर, या फिर कह सकते हैं कि इनके मुताबिक एक बुरी खबर ये अपने घर में पहुंचाते हैं, अपने पापा को फ़ोन करते हैं। तो इनके पापा जो हैं वो इस चीज़ों पर इतना विश्वास करते नहीं हैं। हालांकि इनकी मदर जो थी, जो इनकी मतलब सगी बहन थी इनकी मौसी की, वो इन चीज़ों पर करती थी और वो थोड़ी सी अपसेट होती हैं। पापा खुश होते हैं कि भाई ठीक है जी, साली साहिबा आ रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब इनकी माँ और ये भी जो हैं वो अब सोच रहे थे कि भाई मौसी आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन जाएंगी अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई तो मरेगा। ये तो चीज़ कन्फर्म करके बैठे हुए थे। लेकिन इस बार शायद कुछ ऐसा होना था जिससे इस राज पर पर्दा उठ जाता, या फिर कह सकते हैं कि इस राज पर पर्दा उठने वाला था कि क्यों जब भी इनकी मौसी आती हैं और जब वो वापस जाती हैं तो एक ना एक जना घर का तो मरता ही मरता है। क्या था ऐसा राज, ये जानना है तो भाई मुझे थोड़ी सी अब आउट ऑफ द वे तो जाना ही पड़ेगा। भाई आप ऐसे नहीं करते, आप सब्सक्राइब तो करते नहीं है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं तभी बताऊंगा। अगर नहीं करेंगे तो जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनको पता नहीं लग पाएगा। खैर भाई ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वन स्टॉप चैनल है। रोज़ के रोज़ यहाँ पर हॉरर वीडियोस अपलोड होती हैं और वीकली पॉडकास्ट। चलते हैं अब किस्से की ओर। इनकी मासी आती हैं। अब राजवीर को ये नहीं पता लग रहा था कि भाई ये खुश हों, दुखी हों, क्या करें। कुछ दिनों बाद घर में महफिल जमती है, सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं वो इनके घर में एकत्रित होते हैं और फिर उसके बाद बातें शुरू होने लग पड़ती हैं। बातें शुरू होते होते आप तो जानते ही हैं कि जब घर में सारे जाने इकट्ठे हो और भूत प्रेतों की बातें, हॉरर की बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भूत प्रेतों की जब बातें होती हैं तो ये कुछ अजीब सा नोट करते हैं अपनी मासी में कि जब भूत प्रेतों की बातें हो रही होती हैं तो इनकी मासी की शक्ल अजीब सी बन रही थी, अजीब से भाव उनकी शक्ल पर बन रहे थे। खैर ये इसको दरकिनार तो करते हैं, लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि अभी कुछ ही देर में ऐसा होने वाला था कि ना ही सिर्फ ये, बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो भी सन रह जाते थे कि ये हो क्या गया, ऐसा क्या होता है। बात चलते चलते यहाँ पर पहुँचती है कि जो हनुमान चालीसा है, श्री हनुमान चालीसा है, जब उनका जाप किया जाता है तो जितने भी ये भूत प्रेत हैं ये सब भाग जाते हैं, ये तिल मिलाने लग पड़ते हैं। अब ऐसी बातें होने लग पड़ती हैं तो सारे हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करते हैं। लेकिन एक था, कोई तिल मिला रहा था,
वैसे तो बात ये चल रही थी कि हनुमान चालीसा के जाप से भूत प्रेत तिल मिलाने लगते हैं, लेकिन तिल मिला रही थी इनकी मौसी। अब क्या मौसी भूत थी या प्रेत थी ये तो रब ही जाने, लेकिन वो तिल मिला रही थी और अचानक से वो इतनी तेज शाउट करती हैं कि चुप हो जाओ सारे। अचानक से उनके बाल बिखर जाते हैं और अजीब से वो अपने होठों को मरोड़ने लग पड़ती हैं और उठ के जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। अब जब ऐसा होता है तो सारे के सारे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कई तो नकली हंसी दिखा रहे थे कि क्या हो गया, किसी की बुआ थी, किसी के कोई रिश्तेदार थी, इनकी मासी थी। अब कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, कई इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे थे कि भाई ये कैसा बिहेवियर हुआ। लेकिन राजवीर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको ये व्यवहार समझ में नहीं आया। लेकिन शायद यही मूल कारण था कि जब भी इनकी मासी इनके घर से जाती थी तो एक आधा घर का जी तो चले ही जाता था अपनी जान से। अब जब ये अपने मासी के पीछे पीछे जाते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि जो इनकी मौसी थी वो बेड पर बिल्कुल बाल खिलार कर बैठी थी और इनकी तरफ देख के अजीब से तरीके से हंसने लग पड़ी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। अब इनको तो बिल्कुल विश्वास हो चला था कि हो ना हो तो कुछ ना कुछ तो है, या तो मासी पर कुछ है या तो फिर मासी ही कुछ है, ऐसा तो कुछ है। ये जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं, अपने घर में से किसी को नहीं बताते सिवाय अपनी माँ को। ये अपनी माँ को सारी बात बताते हैं और माँ भी इनकी बात पर विश्वास करती है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर ढूंढा जाता है एक काबिल तांत्रिक को, क्योंकि वही तो होगा जो बता पाएगा कि आखिर में ये सब कुछ हुआ क्या और ये क्या हो क्या रहा। अब किसी एक तांत्रिक को ढूंढा जाता है। जब तांत्रिक को ढूंढ लिया जाता है तो तांत्रिक को ये सारी व्यथा बताई जाती है। तांत्रिक कहता है कि मैं आपके घर नहीं जा सकता, पता नहीं अब उसने क्या कारण बताया, लेकिन आपकी जो ये मासी हैं इनको मेरे पास लेकर आना पड़ेगा और बता के नहीं आना, बस घूमते फिरते लेके आ जाना, क्योंकि अगर बताकर आए तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो वहीं पे रह जाए। जब उस तांत्रिक के पास इनकी मासी को लेकर आया जाता है तो मासी तो बस आपा खो ही देती है। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग मिलकर उनको काबू में करते हैं। अब जब उनके सामने वो उनकी मासी बैठती हैं तो फिर तांत्रिक पूछता है सवाल, लेकिन जब कोई जवाब मिलता है तो उस मासी से नहीं मिलता। जवाब दे रही होती है डायन। अब तांत्रिक पूछते हैं कि क्या कारण है कि तू इस पर अपना प्रभाव डालकर बैठी है। तो फिर वो धीरे धीरे बताती है कि ये जब शादी इसकी होने वाली थी और शादी होने के कुछ ही दिन पहले ये एक किसी ऐसी सुनसान जगह से जा रही थी और इसकी बहन भी साथ में थी, यानी कि इनकी मदर राजवीर की। तो इनको पेशाब आया और इन्होंने एक जगह पर पेशाब किया और वो जगह मेरी जगह थी। उसके बाद इसकी माँ ने कहा भी कि ऐसी जगहों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो कुछ ऐसी जगहें जो होती हैं वहाँ पर किसी चीज़ों का वास होता है। और इसने मजाक उड़ाया, इसने उड़ाया कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, सब आपका वहम है। लेकिन इनकी माँ और इनके बीच में हल्का फुल्का आर्ग्यूमेंट होने लग पड़ा और तैश में आके इसने कहा कि क्या कर देंगी, मार ही देंगी, देखते हैं क्या कर देंगी। फिर मैं इसके पीछे लग गई और मैंने ठान लिया कि इसके घर का एक एक शख्स जो है वो जो इसके साथ खून का रिश्ता रखता है उसको मारूंगी। अब शादी को कुछ ही दिन थे तो फिर इसकी शादी होगी। अब शादी जब हुई तो ये अपने चलेगी फ़ौरन, क्योंकि जो लड़का था वो बाहर का लड़का था। पहली प्रेगनेंसी में जो पहला इनका बच्चा था वो पैदा होने से पहले ही मर गया। एक खून का रिश्ता तो पहले ही हुआ। फिर जब जब भी ये आती और इनके बाद कभी इनके एक भाई की डेथ होगी, कभी इनके भाई के एक बच्चे की डेथ होगी, फिर इनके पिता की डेथ होगी, फिर इनके माता की डेथ होगी। ऐसे ऐसे करके ये नोटिस किया जा रहा था राजवीर की तरफ से कि ऐसा कुछ हो रहा है, और वो बिल्कुल ठीक नोटिस कर रहा था। अब वो जो डाइन थी वो तो ऐसे जाने से रही। बहुत मशक्क़त के बाद ये चीज़ का डिसीजन लिया गया कि जब भी ये आएगी ये वादा होगा कि कोई भी इसके रिश्तेदारों में से नहीं मरेगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कोई मरेगा नहीं। अब यहाँ तक सिर्फ सुनना था तो बस ये खुश हो गए कि शुक्र है भाई पीछा छूटा। उनके बाद फिर इनकी जो मासी जी हैं वो वापस गई, लेकिन उसके बाद भी मौत हुई, उसके बाद भी मौत हुई। लेकिन डायन ने तो वादा किया था कि
वो किसी रिश्तेदार को नहीं मारेगी। अब ऐसा भी क्या कोई जो नेबर है उसकी हुई, नहीं, नेबर की भी नहीं हुई, किसी ऐसे रिश्तेदार से भी नहीं हुई जो जिनका खून का रिश्ता नहीं था। कहने का मतलब कि हो सकता है कि बहुत अच्छा दोस्त हो, ऐसा भी कोई नहीं। इस बार एक पालतू कुत्ता था जो मर गया, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का कुत्ता। यानी कि जाते जाते इस बार वो डायन वो कुत्ते की बलि लेगी। सो इसलिए इस बार जब आने से पहले राजवीर इसलिए घबरा रहे थे कि इस बार किसका खून होगा, क्योंकि तब तक तो इनको ये पता नहीं था कि क्या मामला है, लेकिन ये तो पता था ना कि मौतें तो हो रही हैं। बड़ी ही अजीब सी कहानी थी भाई, ऐसा भी हो जाता है। अच्छी बात है कि फॉरेन कंट्री में रह रही हैं भाई, अगर यहाँ पे रहती तो फिर तो सारा खानदान ही ख़त्म हो जाना था। छोटी सी कहानी थी, लेकिन आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसको लाइक कीजिए। और अब जल्दी से चलते हैं अगले किस्से की ओर। वो एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस किस्से में ये कहावत बिल्कुल झूठी पड़ जाती है, या फिर ऐसी होती है बात की सब्र का फल मीठा होता है। ये भी किस्से में ये कहावत भी इस किस्से को झुठला देती है। अब ऐसा भी क्या है, क्योंकि जब कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं जहाँ पर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी शको गुमा पैदा हो कि जो ये हरकतें हो रही हैं वो इंसानी हरकतें नहीं हैं, तो फिर हमें उस चीज़ का जल्दी से जल्दी निवारण कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा ही होता जैसे एक किस्से में हुआ। प्रवीण कुमार एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अब परिवार से दूर रहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर होने की वजह से जो इनकी ड्यूटी थी वो इनके होम टाउन से काफ़ी दूर होती थी, तो शादी वगैरह इनकी अभी नहीं हुई थी। अब समय के बाद शादी भी हो जाती है, शादी होती है और पति पत्नी जो है वो अब रहने लग पड़ते हैं। तो पहले तो ये शेयरिंग पे रह रहे थे, अब एक फ्लैट लेते हैं। लेकिन फिर वही बात की फ्लैट, दो चीज़ें कि फ्लैट जो है वो देख लेना चाहिए था क्या था, क्योंकि ये फ्लैट इनके लिए खुशियां नहीं दुखों का पहाड़ लेकर आने वाला था। कुछ दिन तो ठीक बैठ होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इनको अपने पत्नी के पास से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लग पड़ती है, जैसे कि कोई बड़बड़ा रहा है। और वो कोई और नहीं था, वो इनकी पत्नी थी। पत्नी वैसे तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। ये उनको हिलाते हैं तो ये देखते हैं कि पत्नी बिल्कुल, उनके जो होठ हैं वो बिल्कुल बंद है, लेकिन आवाज़ आ रही है बड़बड़ाने की, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। आवाज़ भी उनसे ही आ रही थी, उनके जो होठ थे वो भी नहीं खुले हुए थे, और बड़बड़ाने की आवाज़ साफ सुनी जा रही थी। अब ये उनको झंझोड़ कर उठाते हैं कि क्या हो रहा है। अब जब वो आंखें खोलती हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, इनकी तो चीखें निकल जाती हैं। ये तो बस हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, और अगले दिन फिर इनके परिवार को बुलाया जाता है। परिवार के बुलाने के बाद फिर इनके परिवार को काफ़ी बातें सुनाई जाती है कि तुमने क्या हमारे घर में भेज दिया। अब वो भी जो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो कुछ नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। इनकी बेटी भी जो है वो तरले मिन्नतें करती हैं, लेकिन सुबह के समय में तो कुछ नहीं होता, रात के समय में उसके हाव भाव बदल जाते थे। यहाँ तक कि जब इनके लड़की के माताजी ने भी रुकने का फैसला किया कि मैं रुक के देखूंगी, और जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो भी हक्की बक्की रह गई। लेकिन जो ये प्रवीण थे ये ऐसी चीज़ों को मानते नहीं थे, और इनको होता था कि भाई ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है, तुम्हारी बेटी जो है वो बीमार है और तुमने मुझसे धोखा किया। डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई बीमारी निकलती नहीं। लेकिन प्रवीण कुमार के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि आपने मुझे बीमार लड़की दे दी। कैसा बेवकूफ़ आदमी है। एक जो हट होता है वो किसी की जान तक भी ले लेता है, ये किस्से में आपको पता लगेगा। वो बेचारी लड़की कुछ हफ्तों से ज़्यादा गुजार नहीं पाती, और देखते ही देखते एक नवविवाहित लड़की कुछ ही महीनों में चल बसती है। दुख तो प्रवीण को भी होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात थी कि ये बीमार थी, आज नहीं तो कल इसने मरना ही था। अब ये फिर से उस फ्लैट में तो रह रहे थे, लेकिन अकेले रह रहे थे। कुछ समय बीतता है, 1-2 साल बीतते हैं, और ये फिर से शादी करते हैं। कुछ दिन फिर से ठीक बीतते हैं, लेकिन फिर से वही हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं जो पहले हो रही थी इनकी पत्नी के साथ। अब क्या दूसरी भी बीमार आ गई थी? नहीं, क्योंकि समस्या जो थी वो ना पहली लड़की में थी और ना ही इस लड़की में थी। समस्या तो थी उस कमरे में जो इनका बेडरूम था।
अब जब कुछ दिन ये प्रॉब्लम दोबारा से होती है तो फिर इनकी समझ में आता है कि हो ना हो समस्या कोई और है। तो फिर किसी विद्वान को दिखाया जाता है, और जब दिखाया जाता है तो विद्वान कहते हैं कि आपके कमरे में कोई औरत थी जिसको जलाकर मारा गया था, और उसकी आत्मा जो है वो किसी भी लड़की को छोड़ती नहीं। आपकी पहली पत्नी की मौत भी इसने की थी, और उसकी आत्मा भी यहाँ पे भटक रही है। तो जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दो। अगर आपने ना छोड़ा इस घर को तो ये भी जाएगी। प्रवीण कुमार को इस चीज़ का अफसोस था कि समय रहते अगर उन्होंने ये पता करा लिया होता तो उनकी पहली पत्नी भी ना जाती। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कई बार जो देर आए दुरुस्त आए, या दुर्घटना से देर भली जैसी कहावतें काम नहीं आती। जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि अगर ना लो तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। आई होप आपको ये भी किस्सा अच्छा लगा होगा, और अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। आदित्य और विक्रांत दो काफ़ी जिगरी दोस्त हैं। दोनों का घर कुछ दूरी पर है, लेकिन अब इनका जो रिलेशन है वो एक किस्म का फैमिली रिलेशन भी है। अक्सर इनकी फैमिली आपस में मिलती रहती है, और जब भी कोई फैमिली का प्रोग्राम हो तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करते जैसे रिश्तेदार होते हैं। तो विक्रांत के पेरेंट्स ने एक दिन अपने किसी रिश्तेदार के घर, दूर के रिश्तेदार के घर जाना था, शायद किसी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने विक्रांत को कहा कि आप आदित्य के घर में रुक जाओ। और अब क्या था कि पहले तो इनका प्रोग्राम था कि सिर्फ विक्रांत के माता पिता ही जाएंगे, लेकिन जब आदित्य के माता पिता को पता लगता है कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर वो भी कहते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। तो ये चारों जने प्रोग्राम बना लेते हैं, दोनों के पेरेंट्स यानी, और आदित्य और विक्रांत का ये प्रोग्राम बनता है कि जो विक्रांत है वो आदित्य के घर में जाएगा। और क्योंकि अकेले अकेले नहीं रुकेंगे, अभी इतने भी बड़े नहीं होते कि अकेले अकेले रुक जाते। अब क्या था, इनकी तो मौज लग गई। इन्होंने सोचा भाई ये तो मज़ा आएगा, हम बाहर का खाना खाएंगे, ऐश प्रस्ती करेंगे, मूवीज़ देखेंगे। हालांकि गर्मियों के दिन थे तो ये सोच रहे थे कि ऐसा करेंगे, छत पर सोएंगे। लेकिन शायद जो उस दिन हुआ उसके बाद ये कभी छत पर सोने की बात भी नहीं करेंगे। अब ये सब कुछ स्ट्रेटजी अपनी बना रहे थे, और अब जो विक्रांत है वो आदित्य के घर में चले जाता है। जब आदित्य के घर में जाता है तो आदित्य के घर का जो घर है उसके बिल्कुल बगल में एक जामुन का वृक्ष है, जो काफ़ी ऊंचा वृक्ष होता है। और ये आपस में बातें कर रहे थे दोनों जने बातें करते 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 फिर से मैं वही कहूँगा कि हॉरर तक पहुँच गए। अब क्या होता है कि आमतौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई जो जगह है वो परमानेंटली ही हॉरर हो, कोई जो जगह है जो वो परमानेंटली ही हॉन्टेड हो, या फिर वो आज हॉन्टेड नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कल हॉन्टेड ना हो। कई जगहें जो होती हैं वो बड़े कम समय के लिए हॉन्टेड होती हैं। हो सकता है कि वो आपका घर भी हो। कुछ ऐसी परछाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो घूमती फिरती रहती हैं। शायद इस किस्से में भी ऐसा ही कुछ था। तो मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये किस्सा बिल्कुल साफ तरीके से बता दूंगा तो शायद आप इस चीज़ को गैदर ना कर पाएँ। तो क्या होता है कि ये जगहें ढूंढती हैं जहाँ पर इनको कंफर्टेबल फील होता है। और जो घर में गंदगी हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसी हो, यहाँ पर बहुत स्पेस हो, बहुत देर से खाली हो घर, तो धीरे धीरे इनका वास होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार घर में पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब क्या हो गया। या फिर इसके उलट कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कुछ होता है और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। उसका कारण कि जब घर में पूजा अर्चना अपने धर्मों के हिसाब से, किसी भी धर्म के हिसाब से शुरू हो तो ये चीज़ों का फिर ठिकाना ख़त्म हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि ये चीज़ें आती हैं और घर का माहौल देखती हैं कि इनके रहने के लायक है या नहीं, तो फिर ये चली जाती हैं। अगर इनको लगता है तो फिर पक्का रह लेती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने धर्म के अनुसार अपने घर में जो पाठ पूजा है वो करते रहना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का वास ना हो। अब इनका जो घर था आदित्य का, बिल्कुल ठीक ठाक घर था, कभी भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी और पूजा नित्यनेम सब कुछ था। लेकिन अब इनके साथ होने क्या लगा था, धीरे धीरे बातें जब चल रही होती है तो विक्रांत नोटिस करता है जिसका जो मुंह था वो पेड़ की तरफ था, कि पेड़ पर कोई बैठा हुआ है, या कह सकते हैं कोई बैठी हुई है।
वो आदित्य को कहता है कि आदित्य यार वो देख, वो कौन बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है कोई बैठा हुआ है। तो आदित्य पहले तो कहता है डराना यार मुझे, कहता नहीं सच में मैं कह रहा हूँ, वो देख कोई बैठा हुआ। अब आदित्य डरते डरते वहां पर देखता है तो वहां पर कोई नजर नहीं आता। कुछ समय बाद विक्रांत फिर से देखता है, उसको बड़ी बड़ी जटाएं नजर आती हैं। तो फिर से वो कहता है कि यार मुझे वो जटाएं सी नजर आ रही हैं, बड़े बड़े बाल किसके हैं। तो फिर आदित्य कहता है यार काट मत, मैं कह रहा हूं ना कि अब ज्यादा ही हो रहा है। वो कहता है यार सच कह रहा हूं, जब देखता है तो वो फिर नहीं होती। लेकिन कुछ समय बाद जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो किसी के हंसने की आवाज आती है, किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। और औरत इनके घर के आसपास भी कोई थी नहीं, ये अपने घर में अकेले थे और आसपास छत पे कोई नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा कि गर्मी के दिन थे तो पंखे वगैरह भी चल रहे थे, तो ऐसा नहीं कोई आसपास कोई औरत हंसी होगी, इतना ऊंची तो नहीं हंसी होगी कि इनको आवाज है, बड़ी धीमी सी हंस रही थी। अब जब ये दोनों डरते डरते देखते हैं उस वृक्ष की तरफ तो फिर कोई नहीं होता। फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यार पता नहीं हो क्या रहा है। फिर कुछ समय बात करते हैं। अचानक से जब अब एक चीज हो जाती है ना कि भाई अगर किसी चीज को हमें देख के लग रहा है, बार बार देखते हैं, विक्रांत देखता है तो उसको अब साफ एक चुड़ैल नजर आती है जो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अब जब ये देखता है विक्रांत, उसकी चीख निकल जाती है। और जब आदित्य देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन विक्रांत कहता है भाई नीचे चल, मैं वो देख सामने क्या है, सामने क्या है। तो आदित्य जैसे ही कहता है यार तू वैसे कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो जस्ट बातें कर रहे हैं, तुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जो बिल्कुल पास में उनके बल्ब होता है एकदम से बस्ट हो जाता है, फट जाता है। अब ये किसी भी हालत में पॉसिबल था ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है काफ़ी देर से चल रहा हो भाई, 4-5-6 दिन से लगातार चल रहा हो, फिर ये बातें समझ में आ सकती है। लेकिन अभी एक आधे घंटे पहले एक बल्ब जो चल रहा है और अचानक से बस्ट हो जाए और अंधेरा ही हो गया, ये तो चीखें मारते मारते नीचे जाते हैं और दुबक के बैठ जाते हैं। अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पर भी हो जल्दी आ जाओ। लेकिन अब वो तकरीबन पहुँच चुके होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि घबराओ मत, हनुमान चालीसा का पाठ करो और जब तक बिल्कुल नॉर्मल ना हो करते रहो। अब डूबते को तिनके का सहारा, जितना देर हो सकता है ये करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं पाठ। और उसके बाद फिर कहीं जाकर सुबह जब होती है, सारी रात सो नहीं पाते। और जैसे ही इनके माँ बाप अगले दिन शाम को आते हैं, ये तो बस तौबा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी जब सारा मुआयना करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी घूमती फिरती रहती हैं। और जब उनको कहीं कुछ ऐसा माहौल मिले जहाँ पर ये अपना प्रभाव दिखा सकें तो फिर दिखाती हैं। तो फिर ये कहते हैं कि हाँ, हम कुछ ऐसी हॉरर की कहानियाँ या ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे थे जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हो गया। तो फिर इन्हें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि रात कोई अंधेरे में जब अकेले हो, ख़ास तौर पे पेड़ों के इर्द गिर्द, तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी, वरना फिर जो तुमने देखा है वो बार बार देखोगे। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ कि एक जो अपने कमेंट है भाई ने, कंसर्न या फिर कुछ भी फीडबैक या कुछ भी होगा उसको पढ़ते हैं। ये जो कमेंट है ये शुभम राजौरिया जी का है और बड़ा ही लंबा सा इन्होंने किया है। थैंक यू सबसे पहले भाई, इतना अपना कंसर्न आपने शो किया। और पढ़ते हैं, पहले सारा के सारा पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्या है। भाई आप इतना ज़्यादा पर्सनल ना हुआ करो, थोड़ा कैजुअल रहकर काम किया करो, इतनी सब बातें ना किया करो, सिर्फ स्टोरी सुनिए। मैं आपका स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर हूँ, शायद जब 5-10 थे तब ही मैंने कर दिया था। एंड याद रखना कि कोई फालतू साउंड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ पीपल जो मैच्योर ऑडियंसेस हैं वो यही चाहती हैं, और शायद इसलिए हम जो बाकियों की जगह सिर्फ आपका चैनल प्रेफर करते हैं। बाकी लोगों की बात मत सुनो, जैसा आप कर रहे हो अभी बहुत अच्छा है और ऐसे ही ग्रो कर जाओगे धीरे धीरे। जल्दी ग्रो करने का लालच करोगे और ऐसे बच्चों वाले सजेशंस को कंसीडर कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा लॉन्ग रन में। बाकी आप खुद मुझसे एज में बड़े हो, समझदार हो,
जो करोगे अपने खुद के लिए और हम सब जो आपकी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए सोच समझ कर अच्छा ही करोगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर यूट्यूब फैमिली टू यू। शुभम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो कंसर्न है वो बहुत वाजिब है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये पर्सनल वाली। देखो भाई क्या होता है कि पर्सनल वाली बात नहीं, जैसे लेट्स से मैं आपका कंसर्न नहीं शो कर रहा हूँ, जो मैंने फील किया कि आप इतना समय निकाल कर एक चीज़ लिखते हैं, तो एक चीज़ आपको भी होती है कि उसको मैं एड्रेस करूँ। कई बार मुझे फील होता है कि मैं उसको यार लिख के एड्रेस नहीं कर पाता, तो फिर मेरी जिम्मेवारी है कि वो जो एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए। और पर्सनल, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मुझे पर्टिकुलर कोई सजेशन दे रहा है तो फिर मैं पर्सनली उसको लेकर उसको चेंज करता हूँ। अगर कोई चेंज करने वाली होती है तो फिर ही करता हूँ। अब इस सजेशंस भी दो तरह की होती है। एक ऐसी सजेशन होती है कि जो होती मेरे बस में है, लेकिन अब उसको चेंज करना ना करना मेरी मर्जी है कि वो करने लायक है या नहीं है। एक ऐसी सजेशन होती है जो होती तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग कहते हैं एडिटिंग को लेकर, कई लोग कुछ है ना, व्यूअर्स कुछ कहते हैं, तो ये अभी मेरे भाई बस में नहीं है, और समय के साथ साथ उसको चेंज करेंगे। लेकिन जो सेकंड थिंग है कि साउंड इफेक्ट्स और ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शुरू में मैंने साउंड इफेक्ट्स किए थे ये सोच के कि शायद लोगों को साउंड इफेक्ट्स पसंद आते हैं। मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं आते। जब मैं सुनता हूँ किसी और चैनल को तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। वही सेम आवाज़ें, वही सेम चीखें, ये वो, मुझे पर्सनली मैं भी तो एज व्यूअर ही हूँ ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैंने 32 या 33वें एपिसोड के बाद तो कोई इफेक्ट किया ही नहीं। अब आज 85, 86 या 87 समझो जितना भी एपिसोड चल रहा है, तो 50 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, है ना। तो एक भी उसके बाद कोई साउंड इफेक्ट को यूज़ नहीं किया और ना ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्टोरी में दम है, नरेशन में दम है, तो साउंड इफेक्ट डजेंट मैटर। हाँ, एक चीज़ है जिसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। यार मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ना कोई अच्छा सा लगाना चाहता हूँ जो अपीलिंग हो, तो फिर आप मुझे ना सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका मुझे आप डिटेल बता सकते हैं, या आप मुझे कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक से समहाउ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ना वो लीस्ट प्रेफर्ड है, मतलब इससे नीचे के ही हैं सारे, उनमें से ये सबसे बढ़िया। तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा होना चाहिए, वो बिल्कुल ही बोरिंग हो जाता है, तो आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। और दूसरी जो आपने बात की कि ग्रो धीरे धीरे करोगे, लालच मत करो, भाई मैं कह रहा हूँ। अगर आपने मेरे 1-2 एपिसोड पहले का जो सुना होगा, तो उसमें वो भाई कह रहे थे कि आप एडिटिंग करो, शॉर्ट्स लगाओ, तो मैंने कहा था भाई मैंने अपना चैनल डेड नहीं करना। तो अगर मुझे लालच होता ना तो मैं पता नहीं कितने हथकंडे अपना चुका होता। अब आपसे मैं सीधी बात करूँ, कुछ ऐसे मैटर थे मेरे पॉडकास्ट में जिनको मैं हाईलाइट कर सकता था, मैं कर नहीं सकता था भाई। मैं बड़ी बड़ी सुर्खियाँ बना सकता था, लेकिन मैं लाशों पर व्यूज़ नहीं पाना चाहता। किसी जो पर्सन कोई दुनिया से जा चुका, और उसकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम किसी फ्लो में बात कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है, चल रहा है कि किसी पर्सन की किसी फ्लो में बात होगी। लेकिन अगर हम उसकी रील काट के बना रहे हैं, उसके शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से इस चाह में कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट की वजह से मुझे व्यू मिले, और वो शख्स अब दुनिया में नहीं है। तो यार क्या करना, ऐसे व्यूज़ का क्या करना। अपनी ज़मीर मारकर पैसे कमाए तो क्या कमाए। और शायद इसलिए मैं बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी आपने देखा है कि मैं दिवाली निकली है, मैं किसी चैनल को वो नहीं कर रहा, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हॉरर में दिवाली में स्पेशल दिवाली कहा जाता है, हॉरर का क्रिसमस में स्पेशल क्रिसमस कहा जाता है। मैं नहीं करता। ऐसा नहीं है कि स्टोरीज आती नहीं है, लेकिन मैं करता नहीं। मैं ट्रेंड से बिल्कुल उल्टे जाता हूँ यार। जो ट्रेंड में तो सभी, मतलब चलते पानी में तो सभी फिर लगा लेते हैं ना, सबका दाग लग जाता है। लेकिन मुझे होता है कि जो आपके पास पहुँच रहा है उसमें जितनी हो सके, और वो थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि अगर मेरा भी बाकियों जैसा होगा चैनल तो फिर फ़र्क क्या रह गया। आपको मेरी नरेशन पसंद है, मेरे बात करने का तरीका पसंद है, तो यही डिफरेंस है, ये चलता रहेगा। इसमें और सुधार होगा, बहुत सुधार होगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हर बार रहती है।
इसलिए ये मत सोचिए कि पहले तो भाई मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे लिए पैशन है। और जब मुझे मेरे वीडियोस पर पहले 24 घंटे में 10 व्यूज़ आते थे मैं तब भी बहुत खुश था। अब 2000 व्यूज़ आते हैं मैं तब भी खुश हूँ। जब 2 लाख आएंगे मैं तब भी खुश हूँगा। तो लालच वाली कोई बात नहीं मेरे भाई। दूसरा, आप बड़े हो भाई, बड़े छोटे वाली बात नहीं होती, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। मैं तो ये सोचता हूँ, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। बाकी भाई आपने को अगर समझदार हो, ऐसा हो, ठीक है सब, थैंक यू सो मच। और आपकी ऑडियंस जो है वो सोच समझ के, बिल्कुल ठीक बात है। मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूँ ना तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को सामने रखता हूँ कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद ही देखोगे कि अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी समय पहले एक भाई ने कहा था कि यार मैं आपका चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ कि आप ये कहते हो अपने वीडियो में कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर दो। अब ये क्यों कहते हो कि डिसलाइक कर दो? अब उन भाई को इस चीज़ से दिक्कत थी। तो वैसे तो जेन्युइनिटी यही है कि अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो ठीक, लेकिन मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा भाई ठीक है, कहेंगे अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो, डिसलाइक की बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ बातों को मानना भी पड़ता है, क्योंकि कोई अगर कंसर्न रेज कर रहा है तो क्या पड़ी यार किसी को, आपने इतना बड़ा मैसेज भेजा, क्या पड़ी आपको, लेकिन आप भेज रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपके दिल में है ना मेरे लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच अपना कंसर्न शो करने के लिए। और ये आपका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, क्योंकि एक भाई ने कहा था कि जो आप कंसर्न शो करते हो उसका आप स्क्रीनशॉट भी लगाया करो, मे भी उसका आप एपिसोड भी बताया करो कि इस एपिसोड में क्या। मैं तो स्क्रीनशॉट ही लगा देता हूँ, हो सकता है उनको लगता हो कि भाई मैं वैसे ही अपने मन से बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट भी साथ में लग जाया करेंगे ताकि आपको भी पता हो कि भाई जो कुछ है सच है। और आई होप आपका जो कंसर्न है मेरे भाई वो हो गया है रिजॉल्व। और इफ़ेक्ट्स वगैरह भाई नहीं लगाऊंगा, कोई पसंद करे ना करे, मैं इसको, पहली बात है मैं ही खुद पसंद नहीं करता। काफ़ी अपने जो व्यूअर्स हैं वो सोने के समय में ये सुनते हैं, कुछ बच्चे भी हैं, तो अचानक से वो हेडफोन लगा के सुनकर आंखें बंद करके सुन रहे हैं और अचानक से एक डरावनी सी चीख पड़े और अचानक से पड़े, तो वो नहीं, गलत काम नहीं करना। मतलब गलत काम नहीं, मतलब नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। मेरी आवाज़, मेरी नरेशन, मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका आपको पसंद है तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। जब आपको नहीं पसंद आएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर देंगे। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको आप पहले भी सुनते होंगे। तो इसलिए मेन मुद्दा ये है जहाँ पर इस चीज़ में लोग कंसर्न शो करेंगे, जेन्युइन कंसर्न शो करेंगे। एक कोई है जो कहता है कि भाई तेरी सांस की गंदी आवाज़ आती है। अरे भाई जब मैं बात करता हूँ ना, मैं बात कर रहा था कि भाई तेरी गंदी सांस की आवाज़, भाई कई लोग हैवी ब्रीदर होते हैं, मैं हैवी ब्रीदर हूँ, मेरी सांस जो है, मेरी ब्रीथ है वो हैवी होती है, इसलिए जब मैं बात करता हूँ तो हैवी ब्रीथ आती है। ये कोई मैं जान के नहीं करता, मेरा बात करने का तरीका ऐसा है। खैर अब वक्त है आज का एपिसोड ख़त्म करने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।